बालाजी मैथ एंड साइंस सब में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में आप सभी लोग वृत्त सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर जो है सर्किल वृत्तकार रेखागणित के अंतर्गत आता है। ये कक्षा 10 और कक्षा 9 दोनों विद्यार्थियों के लिए है, मतलब क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो आज से ये स्टार्टिंग क्लास है और एक क्लास डेली होगा वृत्त का। तो आज की क्लास में आप सभी लोग वृत्त क्या है, कैसे होता है और वृत्त से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको पढ़नी है, जो आगे चलकर परिमेय सिद्ध करते समय या सवाल लगाते समय इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वृत्त जो होगा आज से स्टार्टिंग से होगा। ठीक है, इससे पहले आप सभी लोग यदि हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कृपया, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं वृत्त किसे कहते हैं। तो वृत्त होता क्या है, वैसे तो आप लोग जानते हैं, इस प्रकार से ऐसे बना दिए इसको वृत्त कहते हैं, लेकिन परिभाषित कैसे करते हैं आप लोग बनाते हैं, प्रकार लेते हैं, उसमें पेंसिल लगा देते हैं, फिर प्रकार की नोक यहाँ रख प्रकार की नोक रखकर और ऐसे वृत्त बना देते हैं। ठीक, तो ये वृत्त है, बना लेते हैं, जानते हैं सब कुछ, लेकिन इसकी अगर परिभाषा लिखना हो कैसे किसे कहते हैं तो ये कैसे देखेंगे। तो अब इसको समझना है। ठीक है, तो देखिए वृत्त ये होता है, जैसे मान लेते हैं कोई एक स्थिर बिंदु है, स्थिर मतलब निश्चित बिंदु है। जैसे एक बिंदु ये आपका स्थिर है, ये पॉइंट आपका स्थिर है, निश्चित है ये, और इससे इस बिंदु से समान दूरी पर चारों ओर स्थित मान लेते हैं, इस बिंदु से इसकी दूरी और इस बिंदु से इसकी दूरी बराबर है। फिर इधर भी एक बिंदु ये है, फिर इधर भी एक बिंदु ये है, ऐसे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। ये इधर सभी बिंदु देख रहे हैं स्थिर है, और ये स्थिर बिंदु है। और इन बिंदु स्थिर बिंदु से मतलब निश्चित बिंदु, इस स्थिर बिंदु बोलिए या निश्चित बिंदु, इससे ये सभी बिंदु समान दूरी पर स्थित है। मान लेते हैं यहाँ से इसकी दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी यहाँ से भी दूरी 2 सेंटीमीटर, इन 2 सेंटीमीटर सब 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो किसी एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के का बिंदुपथ जो होता है वो वृत्त कहलाता है। यह समान बिंदुओं पर स्थित, समान दूरी पर स्थित सतत बिंदुओं को मिलाने से, अगर इन बिंदुओं को निष्कोण रूप से मिला दिया जाए, ऐसे मिलाते चले जाएं ये, ठीक है, ये मिला दिया जाए तो ये जो आकृति बनी ये वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्त। मतलब किसी एक स्थिर बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित सतत बिंदुओं को मिलाने से, सतत मतलब लगातार बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति प्राप्त होती है उसे वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ वृत्त। अब वृत्त में आप सब लोग जानते हैं, ये ऐसे जो रेखा है, ये जो बना निशान, ये बिंदु है, इसको जो स्थिर बिंदु है ये केंद्र कहलाएगा, और इनको सतत बिंदुओं को मिलाने से जो कर्व मिला वक्र, ठीक है, इसको हम कहेंगे परिधि या परिधि। ठीक है, परिमाप भी कहते हैं। पहले वृत्त देखिए, वृत्त का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? किसी एक स्थिर बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित सतत बिंदुओं को सतत बिंदुओं मिलाने से
आकृति प्राप्त होती है। उसे वृत्त कहते हैं, सर्कल कहते हैं, यहाँ वृत्त कहते हैं, अंग्रेजी में सर्कल कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो ये है वृत्त आपका, ठीक है, ठीक। ये आपका वृत्त हो गया, और ये बिंदु बीच में स्थिर बिंदु ये था, इस बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। जो स्थिर बिंदु होता है वो वृत्त का केंद्र कहलाएगा। मतलब बीचों बीच में जो स्थिर बिंदु था, मतलब जहाँ से आप प्रकार लेते हैं, पेंसिल लगाते हैं, फिर प्रकार की नोक रखकर ऐसे लाइन खींचते हैं, तो जिस बिंदु पर प्रकार की नोक रखी गई थी उसी बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। और वृत्त का केंद्र बीच में होता है, और ये जो कर्व है ये वृत्त की परिधि कहलाती है। परिधि अंग्रेजी में इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। ये परिधि है, परिधि, परिधि कहलाएगी, ठीक है। ये पूरा ये वृत्त की परिधि कहलाती है, ठीक है। मतलब वृत्त का जो परिमाप होता है उसी को परिधि कहते हैं, वृत्त के परिमाप। और ये केंद्र होगा, केंद्र को सदैव वो से प्रदर्शित करते हैं, केंद्र को वो से प्रदर्शित किया जाता है। ये बिंदु जो है केंद्र है, ठीक है। अब वृत्त का केंद्र नीचे इसी में लिख दीजिएगा, स्थिर बिंदु बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, और इसे सदैव वो से प्रदर्शित करते हैं। मतलब स्मॉल वो स्मॉल वो हो या कैपिटल हो, इससे नहीं मतलब है, वो से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हुआ वृत्त। अब वृत्त में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक एक करके डिफिनीशन देखते चले जाइए। मतलब समझ लीजिए, परिभाषा लिखने हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए, लिखने की ज़रूरत है लेकिन समझ में आनी चाहिए पहले बात, सारी बातें। वृत्त देखे, केंद्र देखे और परिधि। अब केंद्र तो हो गया, परिधि देखना, परिधि की परिभाषा किसे लिखेंगे, ठीक है। तो पहले त्रिज्या देख लो, त्रिज्या किसे कहते हैं, त्रिज्या कि अंग्रेजी में इसको रेडियस बोलते हैं। त्रिज्या किसे कहते हैं, जैसे ये देखो, ये आपका सर्किल हो गया, ये सर्किल हुआ, ये आपका सेंटर हो गया, केंद्र, ये बिंदु केंद्र हो गया, ठीक है। तो केंद्र, और इसको आप जानते हैं परिधि कहते हैं, इसको परिधि कहते हैं। ये रेखा, ये जो देख रहे हैं वक्र, आपकी परिधि कहलाती है। तो वृत्त के केंद्र और परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड जो होती है, जैसे केंद्र हो गया और ये परिधि हो गया, तो परिधि पर तमाम बिंदु है, अनंत बिंदु हैं। तो मान लेते हैं एक बिंदु ये है और केंद्र को और इस बिंदु को मिला दिया जाए, तो ये मिलाने वाली जो रेखा खंड है, ये रेखा खंड, यही त्रिज्या कहलाएगी, ये त्रिज्या कहलाती है। मतलब वृत्त के केंद्र और परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये सपोज दैट ये एक बिंदु ये है परिधि पर, इसको यहाँ से मिला दिया गया तो ये भी त्रिज्या कहलाएगी। त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं एक बिंदु ये है, इनको यहाँ से मिला दिया जाए तो ये भी त्रिज्या कहलाती है। ये बिंदु मान लेते हैं ये है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, तो ये सब त्रिज्या कहलाएंगे।
तो डिफिनीशन आपके क्या समझ में आया? मतलब वृत्त के केंद्र और परिधि पर स्थित, वृत्त के केंद्र और परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, जो रेखाखंड होती है ये रेखाखंड है, और उसी रेखाखंड को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, त्रिज्या को r से प्रदर्शित करेंगे, चाहे स्मॉल r से प्रदर्शित करो या कैपिटल R से प्रदर्शित करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। वृत्त में की त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र और उसके परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, बोल देते हैं, वृत्त के केंद्र और उसके परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब ये देखना है, त्रिज्या बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो ये रेडियस है, त्रिज्या है। अब बात ये है कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। तो पहली बात तो जैसे मान लेते हैं, दूसरा हमने फिगर बना लिया, एक केंद्र है, एक त्रिज्या ये हो गई, मतलब केंद्र से परिधि तक का मिलाने वाला रेखाखंड, दूसरी त्रिज्या, तीसरी त्रिज्या, चौथी, पांचवी, मतलब इस तरह से ये सारी त्रिज्याएं हैं। तो इसमें कितने रेडियस खींचे जा सकते हैं, कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं? तो आप देखेंगे तमाम त्रिज्याएं खींच सकते हैं। मतलब एक वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं होती है, बहुत सारी त्रिज्याएं खींच हो सकती हैं। लेकिन अब ये देखना है क्या सभी त्रिज्याओं की लंबाई बराबर होती है? तो त्रिज्या जैसे इसकी लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। और जितनी भी त्रिज्याएं खींची जाएंगी एक वृत्त के अंदर, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान लंबाई की होती हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान लंबाई की होती हैं। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान लंबाई की होती हैं। मतलब एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्या होगी उनकी सभी की लंबाई बराबर होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक त्रिज्या छोटी हो जाए, एक त्रिज्या बड़ी हो जाए। मतलब सभी त्रिज्या की लंबाई समान होती है, बराबर होती है। जैसे इस वृत्त में 3 त्रिज्या है, एक OA है, एक OB है, एक OC है, तो ये तीनों की लंबाई बराबर होगी। OA बराबर OB बराबर OC बराबर R दिया है, 8 सेंटीमीटर। मतलब एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्या, एक ही वृत्त में खींची गई त्रिज्याओं की लंबाइयाँ सदैव समान होती हैं। अब ये नहीं हुआ कि इसी के बगल दूसरा वृत्त बना है तो उसकी भी त्रिज्या की लंबाई बराबर होगी, उसकी त्रिज्या कुछ हो सकती है। लेकिन जैसे एक वृत्त ये है, मान लेते छोटा है, इसमें जितनी भी त्रिज्या खींची जाएगी सभी की त्रिज्या की लंबाई बराबर होगी। मतलब अगर ये त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याओं की लंबाई समान होती है। और एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं? तमाम त्रिज्याएं खींची जा सकती है, अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है, बहुत सारी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। तो ये त्रिज्या हो गया आपका। इसके बाद अब आप व्यास देख लीजिए, व्यास किसे कहते हैं? व्यास से पहले आपको जीवा जानना होगा। जीवा किसे कहते हैं ये देखना है। कार्ड
जीवा को अंग्रेजी में बोलते हैं कार्ड, CHORD, कार्ड। जीवा किसे कहते हैं, ठीक है। तो डिफिनीशन बाद में देखिए, पहले समझो। ये आपका सर्किल हुआ, ये वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया। अब जीवा जो होती है, परिध पर स्थित एक बिंदु ये है, मान लेते हैं एक बिंदु ये है, और परिध के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड। त्रिज्या और जीवा में डिफरेंस देखिएगा। त्रिज्या किसे कहते हैं, केंद्र को परिध के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड, ये सेंटर हो गया, मिलाने वाली रेखाखंड त्रिज्या कहलाती है। लेकिन जीवा जो होती है, परिधि जो है ये आपकी परिध है, और इसी परिध पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को आप जीवा कहते हैं। जैसे ये पॉइंट आपका मान लेते हैं ये है, और ये पॉइंट भी है, तो ये होगा जीवा, ठीक है। तो डिफिनीशन क्या लिखा जाएगा, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा खंड को जीवा कहते हैं, ठीक है। ठीक, जैसे मान लेते हैं ये वृत्त है, एक बिंदु ये है C, इस परिधि पर स्थित है, एक बिंदु इधर भी स्थित है D, और इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया गया एक रेखाखंड से, तो ये भी जीवा कहलाएगा। AB एक जीवा है, AB और CD, ये CD है, D है बेटा CD, तो AB और CD जीवा हो गए। ऐसे इन दो बिंदुओं को मिला दिया गया तो ये भी जीवा हो गई। ऐसे एक रेखाखंड और मिला दिया गया, ये भी जीवा हो गई, ये भी जीवा हो गई। मतलब ये ध्यान रखना है कि परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होगी रेखाखंड, वो जीवा कहलाएगी। ये भी आपका क्या होगा, जीवा है। ये केंद्र से होकर के इससे नहीं मतलब है, लेकिन ये जीवा है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप देख रहे हैं कि इसमें तमाम जीवा खींची जा सकती है। एक वृत्त में बहुत सारी जीवाएं हो सकती, खींच सकते हैं आप। और आपको ऐसा देखने में भी लग रहा है कि सभी जीवा की लंबाई समान नहीं होती है। एक ही वृत्त में खींची गई सभी त्रिज्याओं की लंबाई तो समान होती है, लेकिन जीवाओं की लंबाई समान नहीं होती है। देख लो, AB छोटा है, CD कुछ बड़ा है, ठीक है, और ये ऊपर वाली जीवा जो होगी थोड़ा सा और बड़ा है। अब इसको दो ही जीवा रखें फिगर में और सब डाल के समझाने के लिए आपको बनाया गया, ठीक है। तो ये आपका जीवा हो गया। जैसे AB और CD, ये आपका सेंटर वो है ही है। जैसे AB योम CD वृत्त की दो जीवाएं हैं, ठीक है। अब और थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे ये सर्किल हो गया, दूसरा सर्किल लेते हैं समझाने के लिए खाली। अब ये सेंटर है ही है। अब देखो, ये बिंदु है, परिध पर एक बिंदु ये है, इसको मिला दिया तो ये भी जीवा कहलाएगा। इसको यहाँ से मिला दिया गया तो ये भी जीवा कहलाएगा। बस वो रेखाखंड ये देखना है कि परिध के दो बिंदुओं को से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो परिध के दो बिंदुओं से ये भी आपका जीवा है, ये क्योंकि परिध के इस बिंदु पर ये भी जीवा है, ठीक है। बहुत सारे जीवा खींचे जा सकते हैं, ये भी जीवा है, ठीक। तो सभी जीवाओं की लंबाई समान नहीं होती है, तो जीवा भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जीवा
के बाद आप व्यास देखिए, व्यास किसे कहते हैं, वृत्त का व्यास किसे कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी लिख लीजिएगा डायमीटर, व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं। व्यास किसे कहते हैं, मतलब व्यास भी एक प्रकार की जीवा होती है, जीवा ही है, लेकिन जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त के केंद्र से, जैसे भी जीवा की लंबाई में देखा गया कि किसी जीवा की लंबाई छोटी, किसी की बड़ी, किसी की छोटी, किसी की बड़ी, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो ये ध्यान रखिएगा, आप सबसे बड़ी जीवा मतलब किसी वृत्त में सबसे बड़ी अधिकतम लंबाई का जो जीवा खींचा जाएगा वो वृत्त का व्यास होगा। व्यास से बड़ी जीवा किसी वृत्त में खींचा नहीं जा सकता। मतलब किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। मतलब व्यास एक जीवा ही है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, मतलब वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। जैसे ये आपका सर्किल हुआ, ये आपका सेंटर है वो, और एक जीवा ऐसे खींची गई जो सेंटर से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है, ये बिंदु, ये तो ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट बी है, तो ये जीवा ही तो हुआ, क्योंकि परिधि के दो बिंदुओं को मिलाया गया। लेकिन अंत ये है कि ये केंद्र से होकर जाती है, तो केंद्र से होकर जाने वाली जीवा ही क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई व्यास हो गया, ठीक है, ये व्यास होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। मतलब जो जीवा, एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे वृत्त का व्यास कहेंगे, ठीक है। तो व्यास ध्यान रखना है, और इसे चाहे डी से प्रदर्शित करो, स्मॉल डी से चाहे कैपिटल डी से। अब ध्यान दीजिए, अब दूसरी फिगर में हम आपको समझाते हैं कि व्यास कई प्रकार से खींचा जा सकता है। ये सेंटर हो गया, ये मिला दिया गया तो ये भी व्यास होगा, ये भी व्यास होगा, ये वृत्त का क्या है, व्यास है, ये भी वृत्त का व्यास है, ठीक, क्योंकि केंद्र से होकर जाती है। ये वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का व्यास है। केंद्र से होकर जितनी भी जीवाएं जाएंगी सब वृत्त का व्यास कहलाएंगे। एक वृत्त में तमाम व्यास खींचे जा सकते हैं, देख रहे अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं, ठीक है। मतलब एक वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं, बहुत सारे व्यास हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन व्यास की लंबाई, सभी व्यास की लंबाई बराबर होती है। जीवा की लंबाई तो नहीं बराबर होगी, लेकिन व्यासों की लंबाई समान होती है, ठीक है। अगर इस व्यास की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर होगा, इसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर होगा, इसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर होगा। मतलब एक ही वृत्त में त्रिज्याएं और व्यास की लंबाई सदैव बराबर होती है। त्रिज्या की लंबाई भी बराबर होगी और व्यास की लंबाई भी बराबर होगी, ठीक है। अब देखो, ये यहाँ वो है, सेंटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, ये से
वो तक की दूरी, ये वो से केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो इतनी दूरी आपकी क्या कहलाएगी, आर। ये आर होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, और यहाँ केंद्र से परिध तक की दूरी इधर भी त्रिज्या हो जाएगी आर। ठीक है, ये आपका त्रिज्या होगा, ये मतलब केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। और ये पूरी दूरी आपका डी है, व्यास। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, मतलब ए बी वृत्त का व्यास है, और ए बी बराबर आप लिख सकते हो ओ ए प्लस ओ बी। अरे ए बी ये हुआ इतना, और ओ ए धन ओ बी दोनों जोड़ दिया गया, तो ए बी होगा डी, और ओ ए के स्थान पर देखो वो से ये तक की लंबाई कितनी है, आर, और वो से बी तक की लंबाई वो भी कितना है, आर। तो ये डी बराबर हो जाएगा आपका 2r। ये ध्यान रखिएगा, व्यास त्रिज्या का दूना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या d बराबर आपने देखा क्या 2r, r त्रिज्या है, d व्यास है, तो मतलब व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। मतलब किसी वृत्त का व्यास जो होता है उसकी त्रिज्या का दूना होगा। ठीक है, अगर त्रिज्या की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो व्यास 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या की लंबाई 8 सेंटीमीटर तो व्यास कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो व्यास और त्रिज्या में संबंध होगा ये। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना होता है, और त्रिज्या जो होती है व्यास का आधा होता है। जैसे अगर किसी वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर दिया है तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर होगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। व्यास दिया है, त्रिज्या ज्ञात करना है तो उसे आधा कर देना है। त्रिज्या दिया है, व्यास ज्ञात करना है तो उसे दूना कर देना है। तो ये हो गया व्यास। एक ही, ये भी ध्यान रखना, एक ही वृत्त में सभी व्यास की लंबाई क्या होगी है, समान होती है। त्रिज्या की लंबाई समान होती है लेकिन जीवा की लंबाई समान नहीं होती है, जबकि जीवा ही व्यास है और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा किसी वृत्त में व्यास ही हो सकता है, और व्यास से छोटी जीवाएं हो सकती, उससे बड़ी जीवा नहीं हो सकती है। तो अब आप देख लीजिए परिधि किसे कहते हैं। सरकमफेरेंस, परिधि। ठीक है, तो जो वृत्त का परिमाप होता है उसे परिधि कहते हैं, परिधि कहते हैं। वृत्त का परिमाप ही उसकी परिधि कहलाती है। ठीक है, तो डिफिनेशन लिख सकते हैं वृत्त के परिमाप। जैसे ये वृत्त हो गया, ठीक है, ये अब इसका परिमाप परिधि मतलब ये है, यहाँ से ले करके ऐसे ये पूरी लंबाई क्या हो गई, परिधि कहलाएगी। ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया, केंद्र वो हो गया। ठीक है, और ये परिधि हो गई। ये पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की क्या कहलाती है, परिधि। मतलब परिमाप को हो चाहे परिधि को हो, तो लिख सकते हैं वृत्त के परिमाप, वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं। ठीक है, परिधि कहते हैं। ठीक,
अब इसकी परिधि बराबर होता है क्या, जैसे इस वृत्त की त्रिज्या दिया है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई त्रिज्या r दिया है, ये है। अब इस वृत्त की अगर त्रिज्या दी है तो परिधि कितनी होगी, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितना होगा, इसका परिमाप कितना होगा, ये ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए सूत्र होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, परिधि बराबर होता है 2 पाई r। वृत्त की परिधि की बात हो रही है ये, या वृत्त के चाप की लंबाई, संपूर्ण चाप, वृत्त एक प्रकार का चाप ही है, भी चाप की लंबाई इसके बाद पढ़ेंगे। तो त्रिज्या दी है तो 2 पाई r, मतलब परिधि क्या होता है 2 पाई r, ये याद रखना है। किसी वृत्त की त्रिज्या दी है 4 सेंटीमीटर, उसकी परिधि की लंबाई ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो त्रिज्या r बराबर आपका दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। परिधि ज्ञात करनी है तो परिधि के लिए सूत्र हो जाएगा 2 पाई r। तो 2 पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन रख नहीं रहे 4। अब इसका गुणा करोगे 4 दूनी 8 पाई सेंटीमीटर। परिधि की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगा। पाई आप जानते हैं, नहीं जानते हो तो जानेंगे। पाई अब का मान 22/7 होता है। ये जो होता है, अब परिधि में ही, परिधि से और व्यास से ही 22/7 लिया गया है, ठीक है। मतलब पाई है क्या, किसी वृत्त के परिधि और उसके व्यास के अनुपात को ही क्या कहते हैं, पर वो पाई कहते हैं। मतलब किसी वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को, व्यास का जो अनुपात होता है उसको पाई से निरूपित किया गया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, पाई का मान, अगर किसी वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि 22 सेंटीमीटर होगी। इतना जाने रहो कि पाई जो है किसी वृत्त के परिधि और उसके व्यास का अनुपात होता है। बाकी वृत्त के परिधि का सूत्र याद रखिएगा 2 पाई r। अगर वृत्त की परिधि याद करनी है तो 2 पाई r सूत्र लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब आप चाप देखिए, चाप की लंबाई देखिए। चाप किसे कहते हैं, वृत्त का चाप किसे कहते हैं। जैसे कोई वृत्त है तो उसके वृत्त की जो परिधि होती है उसके किसी छोटे से भाग को कई खंडों में भाग बांट दिया जाए तो प्रत्येक खंड एक चाप कहलाएगा। वैसे वृत्त की परिधि भी पूरा एक चाप ही होता है, ठीक है, चाप ही कहलाता है। तो जैसे चाप को समझना पहले है, अब आपको ये ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो चाप का मतलब पहले समझ लीजिएगा। ये वृत्त हो गया, ठीक। ये आपका सेंटर हो गया वो, और ये पूरी आपकी परिधि है। एक बिंद मान लेते हैं ये है और एक बिंद ये है B। यहाँ ये इतना भाग अलग किया गया, ये तो इस इतने वृत्त के इस छोटे से भाग को, किसी एक भाग को, वृत्त के परिधि के किसी एक भाग को चाप कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये लंबाई क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। इधर वाला पोर्शन बचा वो भी क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। इसको चाप कहेंगे। वृत्त के परिधि के एक भाग को, किसी एक छोटे से भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। या अब इसको कई भाग में बांट दिया जाए, जैसे सपोज दैट ये वृत्त है, ठीक है, एक भाग इधर ले लिए, एक भाग ये कर दिए, एक भाग ये इधर, तो ये सब चाप है। ये सब क्या कहलाएंगे, चाप कहलाएंगे, ठीक है।
अगर ये इधर बचा हुआ पोर्शन ये भी क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। तो जो ये है चाप ए बी, इसका एक क्रम मान लेते हैं ये, ठीक है। यह हमने x लिख दिया, ए एक्स बी ये हो गया, ए वाई बी ये हो गया, ठीक है ये, ठीक है। तो ये चाप कहलाएंगे वृत्त का। अब इसमें ये देखना है कि कौन सा छोटा भाग है और कौन सा बड़ा भाग है। तो जो छोटा भाग होगा वो लघु चाप कहलाएगा और जो बड़ा भाग होगा वो दीर्घ चाप कहलाएगा। तो लघु चाप और दीर्घ चाप, ठीक है। तो लघु चाप जो छोटा दिखाई देता है, जैसे ये चाप हो गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का चाप ए एक्स बी, ये इस प्रकार से ये चाप की लंबाई है, ये छोटा दिखाई दे रहा है और इसलिए इसे लघु चाप कहते हैं, ठीक है। और इधर वाला बी वाई ये मतलब ये, अगर इसी क्रम में देखें तो इस चाप को लिखेंगे ए बी और यहाँ से लेकर के ये यहाँ से यहाँ तक की क्रम को लिखा जाएगा बी ए, ठीक है, या बी वाई ये कुछ भी लिखते हैं, क्रम से कोई मतलब नहीं अभी विशेष करके, ठीक है। तो ये आपका होगा लघु चाप। क्या कहलाएगा, लघु, क्योंकि देखने में छोटा लग रहा है, लघु चाप। और ये वाला आपका कहलाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा है ना, ये पूरा बड़ा सा है, तो इसलिए ये कहलाएगा दीर्घ चाप। मतलब छोटे चाप को लघु चाप और बड़े चाप को दीर्घ चाप कहते हैं, ठीक है। तो ये होगा चाप। और चाप की परिभाषा लिखा है, वृत्त के परिधि के किसी छोटे से सतत भाग को चाप कहते हैं, ठीक है। तो चाप को सदैव इससे कैप, इसको कैप बोलते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे लघु चाप ए बी को ए बी के ऊपर ये कैप लगा दिया है, इसको चाप ए बी पढ़ेंगे, ठीक है। को लघु चाप ए बी, लघु चाप ये ए बी है, इसको लिखेंगे, से प्रदर्शित करेंगे, चाप ए बी लिखते हैं, ठीक है। चाप ए बी लिखते हैं, मतलब ए बी के ऊपर अगर कैप लगा है, इस टाइप का निशान लगा हुआ है, तो चाप ए बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये चाप ए बी लिखा है। लघु और दीर्घ शब्द दिखाने के लिए इसके आगे लिखना पड़ेगा लघु और दीर्घ, ठीक है। ऐसे दूसरी बात, दीर्घ चाप, दीर्घ चाप बी वाई बी ए, बी ए इस क्रम में दिखाया गया है, को दीर्घ चाप बी ए लिख सकते हैं। बी ए बी कुछ भी लिखा जा सकता है, वो क्रम बदल जाएगा, दक्षिणावर्त और वामावर्त क्रम हो जाएगा अलग अलग, ठीक है। तो अगर इसका नाम एक क्रम में लिखा गया तो इसका नाम भी उसी क्रम में लिखेंगे, बी ए लिखते हैं। यहाँ आपको इतना बात ध्यान रखना है कि जैसे मान लेते हैं सी डी लिखा है, सी डी के ऊपर ये वाला निशान लगा चाप, तो वो सी डी है। जैसे इस वृत्त में है, ये ऐसे है, ये वृत्त बना हुआ है, यहाँ लिखा है ये, यहाँ लिखा है बी, यहाँ लिखा है सी और यहाँ लिखा है डी, ऐसे मान लेते हैं लिखा है। अब कह रहा है चाप सी डी, ये सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो ये चाप की लंबाई पूछ रहा है। किसकी लंबाई पूछ रहा है, चाप की लंबाई। अगर खाली सी डी की लंबाई पूछ रहा होता, सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो ये जीवा हो गया, इसको यहाँ से मिला देते, जीवा हो जाएगा। ऐसे बी सी लिखा है, इसके ऊपर कैप लगाया गया है, तो चाप बी सी होगा, ठीक। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से।
ए बी तो आप लिखा ये चाप ए बी, तो इसका मतलब ये हुआ ये यहाँ से। ऐसे अगर खाली ए बी लिखा है तो इसका मतलब जीवा हो गया, रेखाखंड इसको मिलाने वाला, ठीक है, ये जीवा हो गया। तो इस तरह से चाप ए बी। अब देखिए लघु चाप और दीर्घ चाप दूसरी तरह से देख लीजिए। डिफिनेशन आप लोग लिखिएगा, लिखना हो तो लिख लीजिए। एक तो आपको मैंने बताया जो चाप छोटा, अब वृत्त में दो चाप अगर हैं खाली तो एक लघु और एक दीर्घ होगा, एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, छोटे भाग को जिस चाप की लंबाई कम है उसको हम लघु चाप कहेंगे, जिस चाप की लंबाई बड़ा है मतलब बड़े भाग को हम दीर्घ चाप कहेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, चाप की लंबाई अगर किसी चाप की लंबाई अर्धवृत्त के परिमाप से कम है तो वो लघु चाप कहलाएगा, और किसी चाप की लंबाई अगर अर्धवृत्त के परिमाप से अधिक है तो वो क्या कहलाएगा, आपका दीर्घ चाप कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप यहाँ जाने रहो छोटे भाग और बड़े भाग को हम दीर्घ चाप और छोटे भाग को लघु चाप कहते हैं। अर्धवृत्त अभी आगे पढ़ोगे तब बताया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी चाप की लंबाई अर्धवृत्त के परिमाप से कम है तो वो लघु चाप, और यदि किसी वृत्त के परिमाप की लंबाई, यदि किसी वृत्त के चाप की लंबाई अर्धवृत्त, उसी के अर्धवृत्त से अधिक है तो वो दीर्घ चाप कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद चाप का अंशमाप देख लीजिए, इसको मिटाल देते मिटा, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखिएगा तभी आगे काम कर पाओगे। चाप का अंश माप, ये मेजरमेंट ऑफ आर्क, ठीक है। चाप का अंश माप पढ़ना है। चाप का अंश माप किसे कहते हैं, ठीक है। तो चाप का अंश माप मतलब डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, ठीक है। तो देखिए किसी चाप का अंश माप क्या होगा, जैसे आप ये ध्यान रखिएगा, ये चाप है आपका, ये वृत्त हो गया, ठीक। थोड़ा सा ये वृत्त हो गया, ये आपका केंद्र है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का एक चाप हो गया है, ये और ये भी एक चाप है। तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, इस चाप को हमने ले लिया, ये छोटा सा चाप अलग किया, ये ठीक है। ये लघु चाप ही है। तो देखो इस चाप के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण, ये मान लेते हैं कोण हो गया, वो है सेंटर, वो है। तो केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, चाप के इस दो अंतिम बिंदु हैं, केंद्र को इस बिंदु से मिला दिया जाए और इस बिंदु से मिला दिया जाए, तो ये जो कोण होगा, ये जो एंगल बना, इस चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है। अब मान लेते हैं इस चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ये है, इसका कोई मान ले अल्फा है, तो इस चाप का अंशमाप अल्फा होगा। मतलब किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण के मान को उस चाप का अंशमाप कहते हैं। अब देखिए, अब दूसरा ये बड़ा वाला चाप हो गया, ये लघु चाप हो गया, ये दीर्घ चाप हो गया। तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण ये है, मतलब ये कोण होगा लघु दीर्घ चाप के द्वारा बनाया गया कोण। ये आपका दीर्घ चाप के द्वारा बनाया गया कोण है, और इस कोण का मान लेते हैं मान
बीटा है, ठीक है। तो लघु चाप का अंश माप क्या होगा, अल्फा, और दीर्घ चाप का अंश माप क्या होगा, बीटा, ठीक है। मतलब किसी चाप के द्वारा किसी वृत्त के किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण के मान को उस चाप का अंशमान कहते हैं, ठीक है। परिभाषा यहाँ लिख सकते हैं पहले, किसी वृत्त के एक चाप के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण के मान को उस चाप का अंश माप कहते हैं। अंश माप कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी चाप का जो अंशमाप होगा उस चाप के द्वारा उसके केंद्र, उस वृत्त के केंद्र पर जितना कोण बनाता है वही उसका अंशमाप कहलाएगा। जैसे ये चाप अगर केंद्र पर अल्फा कोण बनाता है तो इस चाप AB, लघु चाप AB का अंशमाप कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अगर ये 45 अंश का कोण बनाता तो 45 अंश हो जाता, 60 अंश का बनाता तो 60 अंश हो जाता, ठीक है। लघु चाप का अंशमाप, और इसे यम ऑफ चाप से प्रदर्शित करते हैं। चाप के अंशमाप को इससे यम, उस चाप के आगे यम लगा दिया जाता है, ठीक है। मतलब मेजरमेंट ऑफ चाप, ठीक है, ठीक से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, जैसे लघु चाप AB का अंशमाप ये जान पाए, ठीक। जैसे लघु चाप AB का अंश माप और दीर्घ चाप BA का अंश माप, ठीक। तो लघु चाप AB, अब इसको चाप AB लिखा गया लघु चाप, तो इसको लिखा जाएगा, इसके पहले यम लगा दिया गया और ब्रैकेट में चाप AB लिख दिया गया। तो चाप AB का अंशमाप पूछ रहा है, और चाप AB का अंशमाप मतलब चाप AB के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। तो चाप AB के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है वो अल्फा हो जाएगा। और इसी तरह यम मेजर ऑफ चाप BA, और इस चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है वो बीटा बनता है। या चाप AB के द्वारा केंद्र पर जो कोण बना उसका नाम लिखेंगे, अगर यहाँ वो लिखा है तो कोण A वो B कहलाएगा, ठीक है। वो तो बाद में देखा जाएगा, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिएगा, किसी वृत्त के किसी चाप के द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को उस चाप का अंशमाप कहते हैं, ठीक। दूसरी बात आप ये ध्यान रखिएगा कि लघु चाप का अंशमाप न्यून कोण
और दीर्घ चाप का अंशमाप सदैव अधिक कोण होता है। मतलब जो लघु चाप का अंशमाप होगा, लघु चाप केंद्र पर जो कोण बनाएगा उसका मान 90 डिग्री से कम होगा। तो जिस कोण का मान 90 अंश से कम होता है, 0 से अधिक होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ नोट में लिखिए रहिएगा, ध्यान रखिएगा, लघु चाप का अंशमाप। ठीक है, लघु चाप का अंशमाप न्यून कोण होता है, न्यून कोण तथा दीर्घ चाप का अंशमाप अधिक कोण होता है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब जो लघु चाप होगा उसका अंशमाप, मतलब लघु चाप के द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान हमेशा न्यून कोण होगा और दीर्घ चाप के द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान हमेशा अधिक कोण होगा, मतलब 100 बृहत कोण होगा। जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम, बृहत कोण यहाँ लिखा जाएगा। बृहत कोण होता है। ठीक है, मतलब जो लघु चाप होता है वो अधिक न्यून कोण बनाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा, लघु चाप का अंशमाप और दीर्घ चाप का अंशमाप का योगफल एक 360 अंश होगा। ये सब लोग जानते हो। इस कोण का और इस कोण का योगफल कितना होगा? 360। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 360 डिग्री ही होना है। ठीक है, मतलब किसी वृत्त में लघु चाप और लघु चाप के अंशमाप और दीर्घ चाप के अंशमाप का योगफल कितना होगा? 360 डिग्री। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। चाप का अंशमाप, चाप का अंशमाप किसे कहते हैं? मतलब किसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, मतलब कोई चाप है, उस चाप के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को क्या कहते हैं? चाप का अंशमाप कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, चाप के अंशमाप के बाद में वृत्तखंड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखना है कि वृत्तखंड किसे कहते हैं। ठीक है, वृत्तखंड सेगमेंट ऑफ सर्किल, वृत्त का किसी खंड जो होगा वो वृत्तखंड कहलाएगा। मतलब जैसे ये वृत्त है, एक सर्किल होगा, ये थोड़ा छोटा सा बना है, ये सर्किल हो गया। ठीक है, ये आपका सेंटर है ही है, केंद्र है वो सेंटर हो गया। और अगर इसमें से कोई जीवा खींच दिया जाए, एक जीवा खींच दिया गया ए बी, ठीक है, तो एक जीवा खींच दिया गया, तो एक वृत्त जीवा के ऊपर और जीवा के नीचे, वृत्त दो भागों में बढ़ गया। ठीक है, और देखो तो ये जीवा वृत्त को दो भागों में बांट देता है। ठीक है, मतलब वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में, यहाँ से अगर इसको काट के इधर नीचे कर लें तो ऊपर वाला, तो ये प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाएगा। मतलब वृत्त की जीवा उससे दो भागों में विभाजित करता है। जैसे वृत्त ये होगा, इसको काट करके अलग कर दिया जाए। ठीक है, ये जैसे वृत्त है ये, अब एक जीवा से यहाँ से इसको काट कर लिया, अलग कर लिया गया। ठीक है, ये भाग निकाल दिया गया, ये ठीक ऊपर वाला, तो ये वृत्तखंड कहलाएगा। और ऊपर वाला भाग मान लेते हैं अलग कर दिया गया, ये निकाल करके ये, तो ये भी वृत्तखंड कहलाएगा। दोनों वृत्तखंड ही कहलाएंगे। मतलब वृत्त की जीवा उससे दो भागों में विभाजित करती है
और उसे वृत्तखंड कहते हैं। ये भी इस जीवा के नीचे ये पोर्शन इतना जो है, ये देखिए, ये आपका वृत्तखंड कहलाएगा। ये वृत्तखंड है, यहाँ से लेकर ये इतना पूरा क्षेत्र इसके बीच का जो है एरिया, वृत्तखंड कहलाएगा। वृत्तखंड लिखा है, वृत्तखंड। चलो ध्यान रखिएगा। और ये भी वृत्तखंड कहलाएगा, लेकिन जो बड़ा होगा वो दीर्घ वृत्तखंड और जो छोटा होगा वो लघु वृत्तखंड। तो देखो, ये इस जीवा के ऊपर इतना पूरा पोर्शन ये भी वृत्तखंड कहलाएगा, लेकिन दोनों की अगर तुलना करें तो ऊपर वाला भाग बड़ा दिखाई देता है, इसलिए ये दीर्घ वृत्तखंड है। और ये आपका छोटा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको लघु वृत्तखंड। तो मतलब वृत्तखंड किसे कहते हैं? देखिए आप लोग कि वृत्त का जो जीवा होता, वृत्त की जीवा उसे दो बराबर भागों में, दो भागों में बराबर नहीं, एक छोटा एक बड़ा, बराबर भाग में भी हो सकता है। अगर व्यास होगा, व्यास भी जीवा है, तो वहाँ पर वृत्तखंड ना बन के अर्धवृत्त होगा। अभी इसके बाद देख रहे हैं, ये आपका लघु वृत्तखंड, थोड़ा छोटा हो रहा है, दिखाई कम दे रहा होगा, लघु वृत्तखंड। और ये दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ लिख सकते हैं बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड और छोटे भाग को लघु वृत्तखंड। तो वृत्तखंड आपके समझ में आ जाना चाहिए खाली बस, ठीक है। और एक फिगर के माध्यम से समझ लीजिए वृत्तखंड किसे कहते हैं, ठीक है। तो जैसे एक वृत्तीय हो गया और यहाँ एक जीवा खींच दी गई, ठीक। तो ये चाप और ये जीवा, ये इसके बीच जो घिरा हुआ भाग ये हुआ, ये वृत्तखंड कहलाएगा। और ऊपर वाला भाग भी वृत्तखंड कहलाएगा, ठीक है। ये भी वृत्तखंड कहलाएगा। लेकिन ये आपका बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये वाला भाग आपका दीर्घ वृत्तखंड और ये वाला भाग आपका कौन सा वृत्तखंड? लघु वृत्तखंड। बात समझ में आया, ठीक है। अब वृत्तखंड हो गया, वृत्तखंड में लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड और सारी चीज़ें, खाली वृत्तखंड जाने रहो। उसके बाद अब आपको पढ़ लेना है अर्धवृत्त किसे कहते हैं। अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त देखो, जीवा जो होती है वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, एक छोटे भाग होता है, एक बड़ा भाग होता है। अर्धवृत्त में क्या होगा? व्यास की बात चलेगी। अर्धवृत्त सेमी सर्किल या हेमी सर्किल, ठीक है। तो वृत्त का व्यास जो होता है उसे दो बराबर भागों में बांट देता है। व्यास जो होगा वो वृत्त को दो भागों में बांटेगा, लेकिन दोनों बराबर बराबर भाग होंगे, तो प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। जैसे वृत्त का ये वृत्त हो गया, ठीक है, और ये केंद्र हो गया। यहाँ से अगर एक रेखा खींचोगे तो ये व्यास ही होगा। क्या होगा? व्यास। मतलब व्यास जो होता है वो एक प्रकार की ऐसी जीवा है जो सेंटर से होकर गुजरती है। ये व्यास हो गया, ये वो और ये भी, तो ये भी हो गया। तो दो भाग बढ़ गए, दोनों बराबर बराबर होंगे, ठीक है। मतलब इस चाप की जीव व्यास के नीचे वाला भाग भी ऊपर वाला भाग भी बराबर होगा, हर एंगल से बराबर होगा। इसके चाप की लंबाई भी बराबर होंगे, इसके चाप की लंबाई इसके बराबर होगा। तो प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त बोलते हैं। अर्धवृत्त, ये भी भाग आपका अर्धवृत्त है, ठीक है। ये आपका अर्धवृत्त हुआ, ये पूरा अर्धवृत्त हुआ। यहाँ से लेकर इसके बीच का ये भाग अर्धवृत्त और ये भी अर्धवृत्त है। तो जितना ये है उतना ये है, ठीक है।
तो अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त किसे कहते हैं, परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। मतलब वृत्त का व्यास उसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है। जीवा दो बराबर भागों में विभाजित करता है, एक छोटे भाग में और एक बड़े भाग में। तो वृत्त का व्यास उसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। मतलब वृत्त का व्यास उसे दो बराबर भागों में विभाजित करेगा और प्रत्येक भाग जो कहलाएगा, एक एक भाग अर्धवृत्त कहलाएगा। जैसे अभी वृत्त की परिधि बताई गई थी 2πr होता है, ठीक है, लेकिन अर्धवृत्त के परिधि की अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, इसका आधा हो जाएगा, परिधि इतने होगी। ठीक है, मतलब πr हो जाएगा। ठीक, बाकी और डिटेल में मेंसुरेशन में पढ़ोगे, क्षेत्रफल ये सब तो वहाँ, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा वृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त क्या होता है। ठीक है, तो और इससे संबंधित और बहुत सारी परिभाषाएं हैं वृत्त से संबंधित, तो बाकी परिभाषाएं आप कल के क्लास में पढ़ेंगे। और इस परिभाषा जितना इसको वृत्त से संबंधित ये सारी चीज़ों का ज्ञान आपको हो जाएगा, तभी आगे सवाल लगाने में आपको फ़ायदा होगा, तभी आपके समझ में आएगा। इसलिए पूरे ये आप क्लास ध्यान से पढ़िएगा। और अगला क्लास भी जो दूसरा मिलेगा उसमें वृत्त से संबंधित तमाम परिभाषाएं हैं, उसको भी देखा जाएगा कल के क्लास में, क्योंकि अगर इसी में पढ़ाएंगे तो बड़ा क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्लासों में कर देते हैं। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।